तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th के सारे चैप्टर का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहता है। हमने ये क्वेश्चन इसीलिए लाया क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाली है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम होता है। तो आज ये पूरा पहले 50 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा वरना एग्ज़ाम में जाइएगा तो बहुत पछताइएगा। इसीलिए पूरा क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? ये आपका थर्ड चैप्टर है। पहला दूसरा चैप्टर का हमने 50 बता दिया था ऑब्जेक्टिव और ये ऑल चैप्टर का 50 है। तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि परमाणु का सिद्धांत कौन देले था, रदरफोर्ड, डाल्टन, बोहर या फिर थॉमसन, तो बस एक जवाब याद रखिएगा, परमाणु का जो सिद्धांत है वो डाल्टन ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक का याद कर लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक मोल में कितने कण होते हैं? और ये एग्जाम में रिपीट होने की तो बात छोड़ो, हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और ये क्लास 9th से लेकर के 11th तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक मोल में कितने कण होते हैं, ठीक है, तो आप कहिएगा 6.02 गुना 10⁻23 मोल होता है। ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23 मोल होता है। हमेशा याद रखिएगा एक मोल में कई गो कण होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो 6.022 गुना 10⁻23 याद रहेगा। 2 बार 3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो एग्जाम में आसानी से लिख देंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन जल का रासायनिक सूत्र, ये बहुत इजी है और ये 2014 में क्लास 10th में पूछा था। अभी तो आप 9th में पढ़ रहे हो तो ये आप सभी के लिए जानकारी है क्योंकि 10th में जाइएगा तो किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जल का रासायनिक सूत्र तो H2O होता है। ठीक है, और ये आपको आंसर पता था कि नहीं ये आप थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा, यस या फिर नो। पता होगा तो यस और नहीं पता था तो नो लिख के भेज दीजिएगा। तो ये समझ गए, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, और ये इजी क्वेश्चन है और ये अगर पूरा कर लेंगे तो बेस मजबूत हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कार्बन सी से होता है, O2 माने डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड पूछेगा SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पूछेगा, नाइट्रोजन का N होता है, O2 लगा दीजिए। तो इस तरीका से डाइऑक्साइड रहेगा मतलब O2 लगता है। कार्बन का C होता है, तो कार्बन का अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा संकेत कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, तो CO2 याद कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो हम आसानी तरीका से बोल देंगे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है मोल की अवधारणा किसने दिया था? अभी आपने पढ़ा है ना कि एक मोल में कई गो कण होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जिसमें हम बोले हैं 6.022 गुना 10⁻23 कण। तब यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि मोल की अवधारणा किससे संबंधित है, किसने दी नहीं, किससे संबंधित है। तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कणों की संख्या। अभी एक मोल में कई गो कण होता है आपको याद दिलाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, तो कणों की संख्या से संबंधित है और एक मोल में इतना कण होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? ये आप सभी को अगर एक्स्ट्रा लग रहा होगा कि नहीं भारी है तो बहुत गड़बड़ वाला बात हो जाएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आज एक बार देख के जाइए, एग्जाम में आएगा, कंफर्म लिख दीजिएगा।
तो अमोनिया का अगर सूत्र आपसे पूछेगा तो NH3 होता है, ठीक है, NH3, लेकिन वही अमोनियम पूछ देगा, ठीक है। अगर कहेगा अमोनियम का बताइए, अमोनियम का, अमोनिया तो NH3 होता है, अमोनियम क्या हो जाएगा तो NH4 हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया रहेगा तो NH3, अमोनियम रहेगा तो NH4, म रहेगा तो 4 लगाना है, म नहीं रहेगा 3 लगाना है। बात समझ लीजिए, इसे एकदम बेस्ट तरीका से लिखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो हम लोगों से छूटे। तो बात समझ गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा, यहाँ के लिए ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा बी। 7वां नंबर देखिएगा, NaCl किस प्रकार का यौगिक है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। हम उस दिन आप सभी को बताए थे सोडियम क्लोराइड का होता है, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। तो नमक में एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये Na आयन होता है, Cl होता है, ये 2 वो सोडियम होता है, वो क्लोराइड होता है, मिलके सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आयन है, यानी ये आयनिक तत्व हो जाएंगे, है ना। किस प्रकार का यौगिक है, आयनिक यौगिक हो जाएंगे, क्योंकि नमक में से हम फिजिकल के हिसाब से, भौतिकी के हिसाब से उसको अलग नहीं कर सकते हैं हाथ से। जैसे पानी को और मिट्टी को अलग कर देते हैं अपना से, वैसे नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है, मतलब कि वो आपका मिश्रण कहलाता है, ठीक है, चीनी और पानी का घोल में बात करें तो। लेकिन यहाँ पे ये आयनिक हो जाएगा, माटी और पानी का। 1 मोल O2 का द्रव्यमान कितना होता है। 1 मोल में O2 मतलब कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान कितना होता है। 1 मोल O2 का द्रव्यमान बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 1 मोल O2 का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, तो 32 ग्राम होता है, ठीक है, 32 ग्राम होता है। अगर वही कहता 1 मोल ओ का द्रव्यमान, डायरेक्टिव ओ रहता का द्रव्यमान, तो 16 ग्राम हो जाता। लेकिन यहाँ O2 है तो यहाँ पे 32 ग्राम हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, है ना, हमेशा याद रखिएगा कि O2 का 1 मोल O2 का कितना द्रव्यमान, तो यहाँ पे 32 ग्राम हो जाएगा। आगे यहाँ पे समझिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, है ना, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में डाउट नहीं रहता है, याद कर लेते हैं, लेकिन तभी भी अगर डाउट बच जाए ना, तो आप कंफर्म हमें कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिएगा अणु क्या होता है। तो अणु ना तो एक तत्व होता है, और ना ही एक मिश्रण होता है, ना ही एक धातु होता है, परमाणुओं का समूह होता है ना। परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाता है। और अणु का होता है यौगिक का सबसे छोटा छोटा कण होता है। उसी प्रकार से परमाणु क्या होता है, तो तत्व का छोटा छोटा कण होता है। तो ये सब बेसिक चीज आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो आप इसे भूलिएगा नहीं। सबसे पहला बात आपको बताते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है CH4 किसका सूत्र है। कभी कभी क्लास 9th में 10th का भी क्वेश्चन आ जाता है कार्बन और उसके यौगिक से। जैसे कि CH4 हम क्लास 10th में बताते हैं किस तरीके से निकाला जाता है, किसका नाम है। लेकिन आप सभी को बेसिकली बताऊं तो याद कर लीजिए, CH4 जो है वो मीथेन का सूत्र है, ठीक है, मीथेन का सूत्र है। आप सभी को बताऊंगा जब आप क्लास 10th में जाओगे तो वो कैसे निकाला जाता है, बट अभी तत्काल के लिए, एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था। और कोशिका की खोज मधुमक्खी के छत्ते से हुआ था। मतलब रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से कोशिका का खोज किया, है ना, मधुमक्खी का छत्ता से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अब पूछेगा कथी से किया, तो मधुमक्खी के छत्ते से, ठीक है ना, मधुमक्खी से। आगे यहाँ पर देखिएगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका को
केंद्रित कौन करता है, कौन, अगर बात करूँ तो चलाता कौन है। जिस प्रकार से हम लोगों को हमारा माइंड सेट करता है ना, माइंड करता है हाथ को कोई काम करने के लिए तो माइंड चलाता है पैर को, हाथ को, सभी चीज़ों को। तो उसी प्रकार से कोशिका का जो नियंत्रण जो केंद्र होता है वो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन बी पे टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और इसे जरूर क्लियर करके एग्जाम में जाइएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है ना। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, और ये सबसे पहले आपको बताऊं पारगम्य की, अर्ध पारगम्य की, अपारगम्य की कठोर। तो कोशिका झिल्ली जो होता है अर्ध पारगम्य होता है, ठीक है, अर्ध पारगम्य होता है। यहाँ पे आप सभी को बताऊं ऑप्शन बी जो है याद कर लीजिएगा, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। कंफर्म हो गया ना, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो इन्फॉर्म कीजिए। कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में आसानी से जाके अपना नाम लिख के अपना डाउट बोल देना है। चलिए बताइएगा, पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है, पौधा का जो कोशिका होता है उसमें क्या चीज पाया जाता है, सोच के बताइएगा तो आप आंसर खुद जान जाइएगा। क्योंकि पौधों के जो कोशिका होते हैं, है ना, पौधों में जो कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति भी होता है, उसमें नाभिक भी होता है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है ना। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग अगर हम बात करें तो हरा होता है। ये सब बेसिक चीज तो पता होगा। तो यहाँ पे इनमें से सभी एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जो कि आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, और ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है याद करना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हद से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इसे सबसे पहले देखिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। तो 15 का क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये 15 क्वेश्चन आप सभी को देख के पता चल गया होगा कि 50 क्वेश्चन कैसा होने वाला है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है डीएनए। और डीएनए टेस्ट से पूरा आपका खानदान जितना लोग जनरेशन जितना होगा सबका पता चल जाएगा। डीएनए एक टेस्ट होता है, तो ये नाभिक में होता है, ठीक है, नाभिक में होता है। ऑप्शन ए याद कर लीजिए, डीएनए कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ये भी बहुत जरूरी है याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, बैक्टीरिया या फिर वायरस। सबसे बड़ा कोशिका यहाँ पे बताना है। तो अगर एग्जाम में इस तरीका से क्वेश्चन आए तो भले ही 1, 2 ये तीनों ऑप्शन बदल जाए, लेकिन ये ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन बी में 17 नंबर में शुतुरमुर्ग का अंडा रहेगा, तो बोल दीजिएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है, बार बार हम इन्फॉर्म आपको कर दे रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या चीज काम करता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप सभी को बता दूं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब दिन में होता है और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट होना आवश्यक है। नहीं अगर होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए अगर एग्जाम में पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए जरूरी है, तो बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण, है ना। चाहे किसके लिए, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो ये सब बेसिक चीज जो कि बता रहा हूँ पूरा कान खोल के सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो मेरी बात है उसको पूरा नोट करते चलिएगा, है ना, मतलब लिखिएगा नहीं, मतलब एकदम माइंड में सेट करते चलिएगा। हाँ, हम ये चीज बता रहे हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है ना। तो काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है राइबोसोम का कार्य, तो आप सब बता सकते हो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। जैसा कि हमने बताया ऑप्शन ए, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का काम होता है। तो यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा,
वैक्यूल का कार्य क्या होता है। और ये सब आपका जो है ना बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और बायोलॉजी का क्वेश्चन ये याद जरूर कीजिएगा, ये आपका 9th के साथ साथ 10th में भी काम देगा। तो ये वाला तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूल का काम होता है भोजन को संग्रहित करना, पानी को संग्रहित करना, अपशिष्ट पदार्थ को एकदम इकट्ठा मतलब कि संग्रहित करना, संग्रह। तो ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊतक क्या होता है। ये क्वेश्चन तो पता होगा, हम लिखवाए भी है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन तो पता होगा क्योंकि ऑलरेडी हम करा रखे हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से, तो इसमें ज़्यादा टेंशन तो लेना नहीं है आगे। बट देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन है कि पौधों में अस्थाई ऊतक कौन सा है, अस्थाई ऊतक कौन सा होता है, और ये क्या है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है पौधों में अस्थाई ऊतक, मतलब पौधों में कौन ऐसा ऊतक है जो अस्थाई है, मतलब हमेशा रहता है। तो आपका होता है वो पैरेकाइमा, जो कि ऑप्शन बी में है, ये पौधों में अस्थाई रहता है ऊतक, ठीक है। पैरेकाइमा, पैरेकाइमा, पैरेकाइमा जो होता है पौधों में उपस्थित रहता है। तो ये बहुत जरूरी वाला सवाल था, पैरेकाइमा, 2-4 बार पैरेकाइमा बोलिएगा ना, पैरेकाइमा, पैरेकाइमा, तो बस याद हो जाएगा। पौधों में अस्थाई अगर पूछ देगा ऊतक तो पैरेकाइमा हो जाएगा। उसके बाद जाइलम का काम क्या होता है, पौधा में जाइलम का काम होता है जल का वहन, फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन। जाइलम माने जल का वहन, फ्लोएम माने भोजन का वहन। तो यहाँ पे जाइलम मतलब जल का परिवहन चाहे वहन रहेगा, ऑप्शन यहाँ पर बी मारिएगा, और वही फ्लोएम रहता तो भोजन का वहन करता। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए, पहले इसको देखिए। कहा जा रहा है फ्लोएम का काम, जो कि हमने आपको बताया, फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन और जाइलम जल का परिवहन करता है। बेसिकली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, ये वाला भी काफी इम्पोर्टेंट है और ये जानना 100% जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो रक्त जो होता है ना वो एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है, और वो भी कौन सा ऊतक, तो संयोजी ऊतक है, संयोजित होकर के रहता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन जो है ना आपको मैं बताया, वो इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये आप टैलेंट के लिए याद कीजिए या फिर आप एग्जाम के लिए याद कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिएगा। और अगर मौका मिले आप सभी को तो ये क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा, सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप लोग 9th में, आप लोग नहीं मतलब बहुत दूसरे स्टूडेंट की बात, मैं दूसरे तीसरे की बात नहीं, मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अभी लोग बोलते क्या मेरे पास 1 साल 2 साल 3 साल का समय है, और वो 1 साल 2 साल 3 साल पता ना कहाँ चल जाता है, सोचते सोचते निकल जाता है, बाद में जाके पछताता है। तो वैसा काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। फिर सोचिएगा भी समय लौट के आए तो ये लौटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मांसपेशियों का ऊतक का कार्य क्या होता है, एक मांसपेशी ऊतक होता है, तो उसका काम क्या होता है। यहाँ पे मैं बात करूं तो उसका काम होता है गति, गति जानते हो ना, मतलब चलना, ठीक है, गति मांसपेशी ऊतक का काम होता है। ये देखो कहा जा रहा है कि तंत्रिका ऊतक का काम क्या होता है, और ये सब ऊतक का काम अगर आप लोग जान जाते हो तो ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, तंत्रिका जो ऊतक होता है ना वो संदेश भेजता है, ठीक है, संदेश को भेजना, ऑप्शन ये हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक का काम संदेश को भेजना, 2-4 बार बोलिए तो, तंत्रिका ऊतक का काम संदेश को भेजना, तंत्रिका ऊतक संदेश को भेजना, तंत्रिका ऊतक संदेश को भेजना। चलो हो गया, आगे देखिएगा। कहा ये जा रहा है कि पौधों में वृद्धि कहाँ होती है ना, पौधों में वृद्धि कहाँ पर होती है। अब 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया, पेरेकाइमा जो होता है, पेरेकाइमा ये अस्थायी ऊतक होता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन, जाइलम जल का वहन। तो पौधे में वृद्धि कहाँ होता है बता सकते हो। तो ये सब ऑप्शन का सब चीज जान गए, लेकिन ये नहीं जाना जो मेरी स्टेम है ना, तो पौधों में वृद्धि मेरी स्टेम में होता है, ऑप्शन बी नहीं बल्कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना,
एस्क्लेराइमा कोशिका कैसी होती है, एस्क्लेराइमा कोशिका कैसी होती है, तो ये आपका एक मृत कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक बार इसे देख लेना है। एस्क्लेराइमा जो होती है ना, एक मृत कोशिका होती है, मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ कोशिका होती है। याद रहेगा ना। हाँ, अगर वही कह देगा निम्नलिखित में कौन मृत कोशिका है, तो एस्क्लेराइमा रहेगा, फिर दूसरा चित्र रहेगा। तो याद रहेगा कहीं ना कहीं, तब तो आप अच्छे कर पाओगे। नहीं याद रहेगा तो कैसे अच्छे करोगे। यहाँ देखिएगा उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है ना, तो उपकला ऊतक आपका त्वचा में पाया जाता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, उपकला ऊतक। एगो उपकला ऊतक होता है जो त्वचा पूछते हो ना, ये सब चीज त्वचा, ऊपरी वाला परत। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि गति क्या है। बताओ, गति में ऊर्जा आता है, बल आता है, द्रव्यमान आता है, नहीं, स्थिति परिवर्तन होता है। पोजीशन में क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर है, हम यहाँ पे आ गए, गति हो गया। और एक तरीका से गति का मतलब चलना भी कह सकते हैं, क्योंकि जब लोग चलेगा तब तो स्थान परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिति परिवर्तन, पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हम जब कराए थे ना आप सभी को सब्जेक्टिव वाला क्लास, तो उसमें बताए थे वेग क्या होता है ना। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो सब्जेक्टिव का क्लास कीजिएगा तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड। त्वरण का ऐसा ही मात्रक उसी में बताए थे, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। मतलब कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका किसका मात्रक हो गया, ये आपका हो गया वेग का। इसमें कह रहा है त्वरण का, तो वेग में परिवर्तन की दर, दर लगल है मतलब समय माने एस, तो मीटर पर एस में गुना एस स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वेग याद कीजिएगा, वेग में क्या होगा, मीटर बटा सेकेंड, है ना। आप लोग वैसे थोड़े याद कीजिएगा, आप लोग रखिएगा एम बटा एस, एम बटा एस, है ना। तो एम माने मीटर होता है, एस माने सेकेंड होता है। तो वेग का पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड, पर माने बट्टा, और त्वरण का पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने एम बटा एस स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, समान गति में क्या चीज जो रहता है वो स्थिर रहता है। तो समान गति में अगर हम बात करें तो त्वरण जो होता है ना स्थिर रहता है ना, त्वरण या फिर वेग। तो समान गति में त्वरण जो होता है वो स्थिर रहता है, त्वरण नहीं बदलता है, याद रख लीजिएगा। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूरी का सही मात्रक क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। तो एक बात बताओ, दूरी में हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, दूरी में मीटर लगाते हैं। जैसे वेग में हम लगाए हैं मीटर पर सेकेंड, बहुत सारी चीज में। तो यहाँ पे दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। उसके बाद वेग क्या है, तो वेग सीधा सीधी बात है, दूरी बटा समय, नीचे दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो दूरी बटा समय, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, त्वरण क्या है। तो वेग में परिवर्तन को त्वरण बोलते हैं। ये सब बेसिक चीज हम तो बता चुके हैं, लेकिन आप पढ़े हो कि नहीं ये भी बता दीजिएगा। नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ लीजिए, काम देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्थिर वस्तु का वेग क्या होता है। स्थिर वस्तु का वेग क्या होता है बता सकते हो। जब मान लीजिए कोई भी वस्तु चल ही नहीं रहा है तो उसका वेग क्या होगा, जीरो होगा। अब हम पूछेंगे कई के रफ्तार में चल रहा था, एको को नहीं माने जीरो, तो स्थिर वस्तु का वेग जीरो। आगे देखिएगा, गति का अध्ययन किसमें किया जाता है। गति के बारे में किसमें पढ़ते हैं, हम लोग गणित में पढ़ते हैं नहीं, हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं नहीं, हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं नहीं, भौतिकी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गति का अध्ययन हम लोग भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोला जाता है, PHY है ना शॉर्टकट में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, PHY फिजिक्स शॉर्टकट बोला जाता है। तो इसीलिए कोई कहेगा कि PHY तो समझ आना फिजिक्स माने भौतिकी की बात कर रहा है, इसमें डाउट उट ना रखिएगा। चलिए देखिएगा 40 नंबर, समय का मात्रक। देखिए समय का मात्रक सेकेंड होता है,
समय का मात्रक सेकेंड होता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पहला गति नियम किसने दिया था, है ना। न्यूटन का जो पहला गति नियम है वो कौन दे था, ये वाला सोच के बताओ। तो अब एक चीज बताओ, पहला गति का, दूसरा गति का, तीसरा गति का, तीनों नियम तो न्यूटन ने दिया था, तो इसमें हम दूसरा का नाम क्यों लेंगे, हम न्यूटन का नाम लेंगे, है ना। आगे यहाँ पर देखिएगा, जड़त्व किससे संबंधित है, ये वाला भी पॉइंट बनता है 42 नंबर के लिए, है ना। जड़त्व किससे संबंधित है, द्रव्यमान से, समय से, दूरी से या फिर वेग से। तो सबसे पहला बात, जड़त्व जो है ना वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से संबंधित है, और उसमें क्या बताया गया है, अगर कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगा, और वो अगर गति में है तो गति में रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन को छोड़िए, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, वो न्यूटन के पहला नियम से संबंधित है। ऑप्शन मिस्टेक से आ गया है हमसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर 43 का आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे याद जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है F बराबर ए में किस नियम से संबंधित है। देखिए, तो न्यूटन का जब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं ना, तो उसमें दूसरा नियम में जो बोला जाता है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है, समानुपाती होता है। जो चीज आप पढ़ते हो उसी चीज में से एक निकलता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। तो ये दूसरा नियम से निकलता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया किस नियम में है, तो पढ़े हो ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, है ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली मारते हैं तो क्या होता है, तो जब बंदूक से गोली मारते हो तो वो आगे माए भी धक्का देता है, तो पीछे माए धक्का देता है, आगे निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, चौथा नंबर को 46 नंबर, संवेग का सूत्र क्या होता है ना। संवेग का सूत्र क्या होता है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ABCD में दे दिया तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुना वेग, है ना, वेग। उसके बाद द्रव्यमान का m अभी, वेग का भी, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। mv हो जाएगा, mv हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर आपसे पूछेगा संवेग का एसआई मात्रक, तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, सबसे पहले वेग और m लिखे थे ना, एक लिखे थे द्रव्यमान और एक वेग लिखे थे। तो वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, द्रव्यमान का केजी, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि द्रव्यमान का केजी होता है। उसके बाद बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर जाती है, किस नियम में कहा गया, तो जब न्यूटन का थर्ड नियम पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये तो थर्ड हो गया। आगे देखिएगा, जड़त्व का उदाहरण क्या है, बस रुकने पर यात्री आगे गिरता है, पानी में उबलना, प्रकाश या फिर पाचन। तो हम बोले ना, न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व बोला जाता है। यदि कोई रुकल है तो रुके रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा। तो उसमें पहला जो ऑप्शन है ना वो उसी पर आधारित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बल क्या है, धक्का या खींच, ऊर्जा, द्रव्यमान, समय। तो बल एक धक्का या खींच है। बल में क्या होता है, किसी भी वस्तु पे जोर दिया जाता है, उसको धकला जाता है ताकि वो वहां से हट के दूसरा यहाँ चल जाए। बात समझ में आई ना। तो आज हमने सारी चीज़ों को कवर किया, और ये 50 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे याद जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।